नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। लगातार तमाम पार्टी की ओर से पसीने बहाए जा रहे हैं, तमाम तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आखिर चुनावी रण जो जीतना है, ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा बावल पहुंचे थे। बावल विधानसभा जो दक्षिण हरियाणा में सबसे अंतिम छोर पर बसा हुआ है, बावल विधानसभा राजस्थान से सटा हुआ है। ऐसे में क्या बदलाव यहाँ पर देखने को, क्योंकि यहाँ से लगातार 2 बार से भाजपा के विधायक प्रदेश में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल कितना चुनौती दे पाएंगे कांग्रेसी, जिस तरह से कहीं ना कहीं एक हॉट सीट बन चुकी है बावल। लगातार यहाँ पर एक लंबी फौज देखी जा रही है कांग्रेस प्रत्याशियों की। तमाम क्या स्थिति आखिरकार बावल की, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर आज हमारे साथ विशेष मेहमान भी मौजूद हैं, महेश शर्मा जी। बावल की राजनीति खासी समझ रखते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षाविद भी हैं। उनसे जानेंगे आखिर वहाँ की स्थिति कैसी है और किस तरह का माहौल है। इसके अलावा हमारे पास दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम आर्य जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर स्थिति क्या है और किस तरह का वहाँ पर माहौल है। प्रीतम जी, किस तरह से देखते हैं पूरी स्थिति को, क्योंकि बावल की, आप भी बावल के रहने वाले हैं, पत्रकार भी, किस तरह से पूरी स्थिति को देखते हैं? देखिए, चुनाव का माहौल शुरू हो गया है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं उम्मीदवारों की भी एक भीड़ सी आ जाती है। कांग्रेस में विशेषकर अब बावल विधानसभा की बात करें तो यहाँ उम्मीदवारों की एक भीड़ सी आई हुई है। कल दीपेंद्र हुड्डा जी का कार्यक्रम था, वहाँ काफ़ी अच्छी भीड़ थी, उम्मीदवार भी काफ़ी आए हुए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जिसको टिकट मिलेगी उसके बाद चुनाव तो मेन उस समय उसके बाद ही जो खड़ा होगा। अभी तो उम्मीदवार आ रहे हैं, लोग टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो असली चुनाव होगा वो टिकट वितरण के बाद ही माना जाएगा। जिस तरह से एक लंबी फहरिस्त, बीजेपी की बात में डॉक्टर बनवारी लाल दिखाई देते हैं सामने, वहां पे भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जो एक लंबी फहरिस्त है वो नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकती है? हाँ, ये जो कांग्रेस की लंबी लिस्ट है ना, ये कांग्रेस को फायदा भी कर रही है और चुनाव जब घोषित हो जाएंगे, टिकट वितरण का समय आएगा, उस समय ये नुकसानदायक होगी। यहाँ अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनमें बाहरी और स्थानीय का भी नारा चल रहा है। जो स्थानीय उम्मीदवार है वो पिछले कई दिनों से मीटिंग भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बाहरी को टिकट ना दे, स्थानीय को किसी को टिकट दे दे। जैसे ही अगर टिकट वितरण होता है और अगर कोई बाहरी को टिकट मिल जाती है तो ये लोग, नेचुरल सी बात है कि ये लोग बगावत करेंगे, विरोध अंदर खाते विरोध करेंगे। अगर खुल के नहीं करेंगे तो उस सबका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। अब महेश शर्मा जी, आपसे बात कर लेते हैं जातीय समीकरणों किस तरह से। देखिए, खोल बेल्ट की बात कर लें, बावल आता है, बावल शहर आ जाता है, फिर खोल बेल्ट आ जाती है। उसमें कितना, क्योंकि ये बताए अक्सर बात होती है कि राव इंद्रजीत का प्रभाव देखा जाए, रामपुर हाउस का प्रभाव देखा जाता है, वो कितना प्रभावी दिखाई देगा इस आने वाले चुनाव में? नहीं, राव साहब का प्रभाव तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी पार्लियामेंट के चुनाव में भी राव साहब का प्रभाव आपको देखने को मिला कि इस बार बहुत मामूली सी एक जीत राव साहब की यहाँ पे रही। तो ये भी एक साफ सा है कि इस बार उनका प्रभाव कोई ज्यादा काम कर नहीं कर पाएगा। अगर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कोई राव साहब के मन मुताबिक कोई कैंडिडेट आएगा तो उनका प्रभाव कुछ काम करेगा। अगर कैंडिडेट राव साहब के मन मुताबिक और उनकी मर्जी का नहीं होगा तो उनके वर्कर्स भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। क्या बनवारी लाल जी उनके मनचाहे कैंडिडेट नहीं है? अभी इसमें मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं, पर राव साहब का कितना समर्थन उनको रहेगा ये इस पे डिपेंड करेगा। शर्मा जी, पूरे जातीय समीकरण को समझे। एक और जाट एक बार बेल्ट आ जाती है, उधर अहिर बेल्ट आ जाती है, बीच में शहरी हिस्सा आ जाता है। तो अभी कौन किसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, यदि आज की स्थिति को हम आकलन कर रहे हो, कल का जो हरियाणा मांग हिसाब जो यात्रा थी उसको आकलन कर लें? जी जी, देखो, जाट एक लीडिंग कॉम है यहाँ बावल ब्लॉक में खास तौर पे। तो जाट तो 100% अभी उनके पास इन लो और जज्बा खत्म होने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता है। तो जी जाट जी। 100% कांग्रेस के साथ जाएगा। और अभी पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में भी यही पोजीशन रही। पूरे हरियाणा का हाँ, ही जाट रहेगा, ना पूरा हरियाणा केवल में बावल का। देखने को मिला। जी जी। पूरे हरियाणा का जाट ही भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहेगा और उनको आज की तारीख में अपना नेता मानता है। रही जी अनुसूचित जाति वर्ग की बात, वो भी 100% इस बार कांग्रेस में डाइवर्ट होगा और वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट है, कांग्रेस को ही वोट करेगा वो भी। तीसरी जी। बात मैं कहता हूँ, ब्राह्मण बनिए उनके भी ये 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, ये 50% लोग इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे।
और जहां इनमें तक क्या बीसी का नुकसान है? सवाल, ये जी पंडित और आपने बनियाओं की बात करी, कहीं ना कहीं बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन क्या इनका हाँ जी, छिटकने की वजह क्या देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई और ये जुमलों की सरकार रही और बहुत कोई कारगर काम ये ग्राउंड लेवल पे नहीं कर पाए। केवल नाम बदलना, बात करना, योजनाओं के नाम बदलना, इस तरह का ही काम कर पाए, कोई विशेष कारगर काम नहीं कर पाए ये लोग, जिनको आप कह अब सको अहिर कि मत भाई ये जनता जी के जी जी। कार्य हूँ। जी, और अहिर मतदाताओं को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अहिर मतदाता भी कहीं ना कहीं तो ये मतदाता भी इससे अछूता नहीं है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झेली है 10 साल, तो वो भी तो थोड़ा सा राव साहब का प्रभाव है। इस कारण से मैं कहता हूँ कि वो राव साहब के कहने से कहीं वोट करेगा, लेकिन राव साहब के साथ भी भारतीय जनता पार्टी में कोई न्याय नहीं हुआ 10 साल में। सीनियर मोस्ट हैं और लोगों में इस बात का रोष भी है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ भी न्याय नहीं किया। तो लोगों में रोष है इस बात पर, मुझे लगता है कि ये रोष खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि राव साहब को अभी कोई संभावना भी नहीं बनती कि भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा कोई ओहदा देगी या उनका सम्मान करेगी। तो अगर ऐसा ही इस चुनाव तक रहा, असेंबली तक, तो स्वाभाविक रूप से या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो प्रीतम जी, आप किस तरह से देखते हैं पूरे जिस तरह से ये पूरा समय राव साहब एक बड़ा फैक्टर काम करते हैं दक्षिण हरियाणा की राजनीति में, कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं बनाया गया, कहीं ना कहीं वो खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में? देखो, राव साहब कई जगह ये बात कह भी चुके हैं, ठीक, कि भाई उनको राज्य मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, लोगों में रोष है। पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, विधानसभा चुनाव में काफ़ी बदलाव आएंगे। अभी आप बता रहे थे कि भाई बावल में खोड़, बावल दो क्षेत्र हैं विधानसभा में, एक जाट बावल है, एक यादव बावल है। चुनाव के टाइम बावल में डॉक्टर बनवारी के अलावा मेरे ख्याल से कोई लगता नहीं कि मजबूत कैंडिडेट होगा, और उनकी टिकट कटना भी मेरे को लगता नहीं कि भाई संभव है। होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बनवारी की टिकट कटना बहुत मुश्किल है। और ये वो राव साहब के खाते से ये टिकट आएगी और डॉक्टर बनवारी लाल शायद वहां से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। अब देखो, पिछले लोकसभा चुनाव में जाट और एससी वोट खुल के गई थी और एक मुश्त गई थी भाजपा की, कांग्रेस के लिए। तो अब वो बाहर से थोड़ी ना आएंगे, वही वोट तो है। अब जैसे बसपा का गठबंधन हुआ है इन लोगों के साथ, तो कुछ वोट वहां भी जाएंगी और जरूर जाएंगी एससी की वोट बसपा के साथ। तो जाट वोट तो उस तरफ वोट करेगा ना, जीतता हुआ दिखाई देगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जाट वोट अक्सर ऐसे वही वोट करते हैं जहाँ पे वो जीते उनका कैंडिडेट पर जाट वोट जो है वो भाजपा से थोड़ा सा छिटका हुआ है। तो वो अब की बार जाट, पहली बार मैंने देखा है कि जाटों ने खुल के कांग्रेस का समर्थन किया है। और कांग्रेस में भी एक बड़ी बात है कि जब अब यहाँ उम्मीदवारों की बहुत बड़ी लिस्ट सी आ गई, उसमें हरियाणा के भी हैं, बावल के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। तो नेचुरल सी बात है, अगर यहाँ से बाहरी कैंडिडेट को अगर टिकट दी जाती है तो यहाँ के लोग उसका विरोध करेंगे, चाहे वो अंदर खाते करें या खुल के करें, और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। और दूसरी बात ये राव साहब की, देखो इतना मेच्योर तो राव साहब है नहीं, राव साहब बहुत मजबूत और एक अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छी सोच समझ रखते हैं। वो कभी भी अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस छोड़े, भाजपा छोड़ेंगे कांग्रेस में जाएंगे, वो ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं कि करेंगे। और उनकी मजबूरी है कि वो डॉक्टर बनवारी लाल का साथ भी देंगे। और डॉक्टर इस हिसाब से डॉक्टर बावल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को चुनौती देना कांग्रेस के लिए बहुत कठिन है। शर्मा जी, जिस तरह से प्रीतम जी कह रहे हैं, आप कितना वाकिफ हैं इस बात से कि भाजपा को चुनौती देना काफी टफ है, भाजपा कहीं ना कहीं लीड कर रही है, आप किस तरह वाकिफ है इस बात से? ना ना, ऐसा मुझे संभावना नजर नहीं आती है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव से स्थिति स्पष्ट हो गई है और विधानसभा में चूंकि मोदी के नाम पे भी वोट डली है पार्लियामेंट के चुनाव में, तो उसका जी थोड़ा सा अलग से कोई फायदा है, 10-15% वोट का। लेकिन असेंबली में तो वो 15% वोटें वो भी कम हो जाएंगी। तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और ऑल ओवर अभी पूरे हरियाणा का अगर बताते हैं कि 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की बढ़त रही है और एवरेज वोट में भी कांग्रेस आगे रही है। तो कांग्रेस का निश्चित रूप से सरकार बनना तय है हरियाणा में।
और बावल में भी निश्चित रूप से कांग्रेस अगर ठीक कैंडिडेट आया और जी सब जी। मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है। जनता जनार्दन बदलाव चाहती है, 10 साल भी हो गए हैं। बाहरी मुद्दे को किस तरह से देखते हैं कि जो बाहरी उम्मीदवार के कांग्रेस में बताया जाता है कि बाहरी उम्मीदवार का फैक्टर काम करता है, आप किस तरह से देखते हैं इस बाहरी मुद्दे को आप? नहीं, चुनाव में तो जब जनता का मन बन जाता है और जब मोह बनता है तो फिर उसमें बाहरी और लोकल कोई फैक्टर काम नहीं करता है। अभी जितने भी आप कैंडिडेट देखोगे, आप डॉक्टर बनवारी लाल जी भी बाहर के हैं, वो भी नारनौल के रहने वाले हैं लेकिन बाउल में रहते हैं। अब शकुंतला भगवाड़िया भी बाहर की थी तो वो भी रेवाड़ी में एस्टेब्लिश हो गई। जसवंत सिंह भी पढ़ो लिखे थे तो वो भी यहाँ हो गए। डॉक्टर एमएल रंगा थे, वो चलो लोकल ही हैं, तो वो बेचारे एक बार ही बन पाए, दो उसके बाद 2-3 बार नहीं बन पाए। तो ऐसा कोई भी नहीं है, जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा बशर्ते कि वो अच्छा हो, उसकी पहचान हो, सक्षम हो और लोगों मिलनसार हो, तो मुझे लगता है कि वो बाजी पार ले जाएगा। और जनता बदलाव चाहती है, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। तो जब बदलाव चाहती है तो फिर देखती नहीं है, जनता किसी को भी जिता देती है। मोदी भी तो वहाँ वाराणसी में जाकर के जीत गए। तो शर्मा जी, बावल में ही दिखाई दे रहा है या जो बदलाव या पूरे हरियाणा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी आप समझ रखते हैं राजनीति की, तो ये यहीं तक ही सीमित है या पूरे हरियाणा में बदलाव की बयार दिख रही है? नहीं, ये बदलाव तो पूरे हरियाणा में ही नजर आ रहा है और सभी जगह साफ नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार परिवर्तन होगा। लोगों का मन बन गया है। देखो, इन्होंने किसानों के साथ बड़ी ज्यादती की, उसको लोग भुला नहीं पाए। और किसानों में सारी ही जातियां आती हैं लगभग। आप ये मान लो कि सभी लोग भाई ठाकुर हैं, यादव हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, क्षत्रिय जो भी हैं, सारे लोग किसान ही हैं। और किसानों के साथ जो दूसरे जी दूसरे जी। लोग भी जो करके किसानी करते हैं वो भी किसान है, तो किसान तो पूरा वर्ग ही प्रभावित रहा। इन्होंने किसानों के साथ ज्यादती की, इन्होंने पहलवानों के साथ ज्यादती की। रोजगार का आलम तो ये है कि मैं बावल की इंडस्ट्री का उदाहरण देता हूँ आपको कि सारी फैक्ट्रियों के ऐड आते हैं रोज, कहते हैं जी बावल से 200 किलोमीटर के दूर दूर के लड़के होने चाहिए। तो लोकल बच्चों को तो रोजगार ही नहीं है। बावल से 200 किलोमीटर दूर के लड़कों को बावल में नौकरी है, लेकिन बावल के बच्चों को बावल में नौकरी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि सरकारी नौकरियां नहीं है। अभी जो इन्होंने भर्ती करी उसमें 5% का चक्कर पड़ गया हाई कोर्ट वाला। अभी उसमें भी कोई कंफर्म नहीं है, तलवार लटक रही नौकरी पे। तो दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस्ड जो वर्कर है वो खुद भी नाराज है, असंतुष्ट है, उसका कोई भला नहीं कर पाई। सरकार बहुत दिन के बाद आई थी, 10 साल में सरकार रही, 10 साल में भी अपने लोगों को ना कोई बदले, ना ट्रांसफर, ना नौकरी, ना कोई और दूसरे कोई किसी प्रकार का भला कर पाए। बहुत ही कोई नजदीक अगर इनके पास साथ रहा तो वो तो भले ही रस मलाई ले खा गया, लेकिन जो आम साधारण कार्यकर्ता या वोटर था भारतीय जनता पार्टी का, वो तो बेचारा ऐसे ही भटक रहा है सड़क पे। प्रीतम जी, आप किस तरह से देखते हैं पूरी इस जो बाहरी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और एक जो किसान और तमाम जो ये विरोध है भाजपा का, क्या वो इस विधानसभा चुनाव में परिलक्षित होगा पूरे चुनाव के दौरान? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से शर्मा जी बता रहे थे कि किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, तमाम जो वर्ग है वो नाराज है, रोजगार का एक बड़ा मसला लेके कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे भी वो बात पूरी नहीं हो पाई। क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को? हाँ देखो, किसानों के मसले पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा से जो जाट वोट बैंक छिटका है वो किसानों का ही वोट बैंक था एक तरीके से। और किसानों की जो कुछ मांगे थी एमएसपी को लेकर या दूसरी जो मांगे थी उनको लेकर के जा किसान जो है वो भाजपा से छिटका है। इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर बावल विधानसभा क्षेत्र की। बावल विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा के जो विधायक हैं वर्तमान में, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से काफ़ी काम किए हैं। तो इस बात का अगर आप लोगों से बात करोगे तो कोई लोग खुल के ये तो कहेंगे कि यार अब की बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन कोई बनवारी लाल की बुराई नहीं करेगा कि भाई उन्होंने काम नहीं किया। सार्वजनिक रूप से उन्होंने काम किए हैं। रही बात ये तो शर्मा जी भी मान रहे हैं ना, काम तो किया, लेकिन हाँ, जो सरकार की जो वर्किंग रही वो कहीं ना कहीं उससे नाराज हैं लोग। हाँ, पर विधानसभा का चुनाव बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि भाई सरकार वहाँ कुछ स्थानीय मुद्दे भी काम करते हैं। वहाँ उम्मीदवार को भी देखा जाता है कि भाई वो उम्मीदवार कौन कैसा है, ये सब भी देखी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ बावल में भी वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है और आगे भी मिलेंगी। अब जैसे बात कर लेते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की। आप बता रहे थे कि कांग्रेस की लिस्ट आई हुई है बहुत लंबी चौड़ी। अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर एमएल रंगा की या शकुंतला भगवाड़िया की। अगर शकुंतला भगवाड़िया खुद उम्मीदवार होती है
तो उनका एक अच्छा वो मतलब एक है 5-7 हज़ार का वोट बैंक। ऐसा ही डॉक्टर एम एल रंगा का भी है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं नेता नहीं दिखाई दे रहा जिसका खुद का 5-7 हज़ार का भी वोट बैंक हो। दूसरा, अगर भाजपा के टिकट पर जो भी उम्मीदवार यहाँ आएगा वो राव साहब की सहमति से होगा। राव साहब का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, बावल विधानसभा क्षेत्र में है खास। जसवंत बावल भी हुड्डा के नजदीकी बताए जाते हैं। देखो अभी जो डॉक्टर पवन धनवाल है, साधु सिंह है, डॉक्टर रंगा है, भगवाड़ी है, ये सभी अपने आप को कोई हुड्डा का नजदीक बताता है, कोई शैलजा का नजदीक, सब कोई राहुल जी के नजदीक बताता है, सब रखते हैं, सब बता रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन वोट बैंक तो किसी के पास नहीं है इतना। और भाजपा के साथ एक प्लस पॉइंट यही है कि राव इंद्रजीत का एक अच्छा खासा वोट बैंक कोल बेल्ट में भी है और बाउल बेल्ट में भी है। कह रहे हैं कि भाई जाट वोट नहीं देगा विधानसभा चुनाव में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जाट भी भाजपा को वोट करेगा, एससी भी भाजपा को वोट करेगा, एससी बसपा को नेले को वोट भी करेगा, तो वो कांग्रेस का वोट ही छिटकेगा वो। तो इस बात का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। शर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से प्रताप जी कह रहे हैं कि जाट वोट भी मिल जाएगा, एससी वोट भी मिल जाएगा, कितना ये गले नहीं उतरती है बात ना? ये कल्पना मात्र है और ये नितांत असंभव है। कम से कम इस चुनाव में तो ऐसा होगा नहीं। इस चुनाव में जाट और एससी वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बचाव है, अगर वो राव इंद्रजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाए, उनकी बेटी को टिकट दे और उनके कहने से 5-7 टिकट और अगर इस क्षेत्र में दे अहिरवाल में, तो मुझे लगता है यहाँ से 12-14 सीटें जो अहिर बाहुल्य क्षेत्र की जो सीटें जो राव साहब का प्रभाव है वो सीटें यहाँ से निकाल सकती है राव साहब को खुश करते। तो मैं भी उसी बात पे आ रहा था कि जिस तरह से आप बता रहे कि तमाम वर्ग नाराज है, क्या स्थिति बदल सकती है? क्योंकि महज 1.5 महीने के आसपास चुनाव में रह गए, जो आचार संहिता लग जाए उसके बाद फिर कुछ भाजपा के पास करने के लिए बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ये बदल चुके, तमाम कैबिनेट इन्होंने रिसफल कर दिया, क्या कोई इनके पास मूव बचा है कि जो वापसी कर सकेंगे चुनाव में? भाई एक ही रास्ता है कि राव इंद्रजीत सिंह को ये कैबिनेट मंत्री बनाएं और उनकी बेटी को टिकट दें और उनके कहने से 5-7 टिकटें या अहिरवाल के क्षेत्र की जो भी पर अहिर बावले जो क्षेत्र है उन उसमें राव साहब के कहने से टिकट दें, तो मुझे लगता है कि ये 10-12 सीटें निकाल सकते हैं यहाँ से दक्षिणी हरियाणा से, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बड़ा कारगर सिद्ध होगा। तो दोनों टर्म में भी अगर आप देखेंगे 14 से 19 और 19 से 24 के टर्म में भी ये अहिर बाहुल्य क्षेत्र में जो राव साहब के प्रभाव की जो सीटें थी वही भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उन्हीं के कारण से उनकी सरकार बनी। तो कहीं इस ना बार कहीं राव यही मात्र है कि राव साहब को खुश करें तो इनकी सरकार बन सकती है, अदरवाइज तो सरकार नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं राव की नाराजगी इनकी कहीं ना कहीं सफाया हो सकता है राव की नाराजगी के, यदि ऐसे रहा तो जो हालात होगा राव की अनदेखी करना। राव साहब एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं और एक बड़े नेता का इन्होंने अपमान किया है, तो मैं समझता हूँ कि यादव कम्युनिटी खास तौर पे इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और वो लोग कहते हैं कि हमारे राजा जी का अपमान हो गया है तो क्षेत्र का अपमान हो गया, अहिरवाल का अपमान है, और ये वास्तव में एक अहिरवाल का अपमान भी है, इतने बड़े नेता की इग्नोरेंस करना। तो शर्मा जी आपकी बात मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। वाजिब कहा जा सकता है कि राव साहब की जो नाराजगी हो सकती है, लेकिन अहिर कम्युनिटी से जो अलवर से सांसद बने हैं भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मिनिस्टर है, और एक और जो झारखंड से वहां भी उनको भी एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, तो 3 मिनिस्टर इनको राज्य मंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं अहिर यादव कम्युनिटी की बात करें तो एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन तो मिला है उनको। क्या राव की वो राज्य मंत्री बनाने से उनका अपमान हुआ है क्या? इस तरह से किस तरह से देखते हैं इस बात? नहीं, भूपेंद्र यादव और चलो दूसरे नेता तो वो दूसरे प्रदेश के, उनके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता कितना प्रभाव रखते हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव बहुत प्रभावशाली नेता नहीं है। वो केवल संगठन और पार्टी में जुगाड़ की राजनीति करते हैं और उनका एक अच्छी दोस्ती है अमित शाह और मोदी जी के साथ, तो उसका उनको एक फायदा हो या लाभ मिल रहा है उनको सत्ता का, अदरवाइज वो ग्रास रूट के नेता नहीं है। तो चाहे अलवर हो चाहे हरियाणा हो, वो कहीं भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे और ना उनको लोग ज्यादा जानते हैं और ना उनसे लोग कोई ज्यादा वास्ता रखते हैं भूपेंद्र यादव जी से, और ना भूपेंद्र यादव जी ऐसे करिश्माई नेता हैं लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। तो आप भी लोगों से मिलते होंगे क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं, तो जो ये नाराजगी राव की नाराजगी कितना असर डाल सकती है
जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपमान हुआ है राजा जी का, वो राजा जी मानते हैं यहाँ के लोग उनको, तो कितना इसका असर दिखाई देगा चुनाव में, यदि उनको नहीं मना पाती बीजेपी? देखो, ये अभी पार्लियामेंट के चुनाव में आपने देखा कि चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव हार रहे थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के जाने से अहिरवाल के लोगों ने अटेली और महेंद्रगढ़ में वोट दिया और वहां से वो चौधरी धर्मवीर सिंह भी पार्लियामेंट का चुनाव जीत गए। और हाँ, नो इधर डाउट वो हवा बदली जी। हाँ, इधर यहाँ गुड़गांव की सीट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ तो प्योरली राव साहब का प्रभाव है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो लेकिन राव वो साहब भी को, मुश्किल से जीत वो लेकिन वो भी मुश्किल से जीत पाए, वो भी हाँ, इतने बड़े मार्जिन उनका मुश्किल से ही जीत पाए, लेकिन अटेली और महेंद्रगढ़ का ही करिश्मा उसमें रहा, आयरलैंड का ही। जी। अगर महेंद्रगढ़ और अटेली में लीड ना मिलती तो वो जीतते नहीं। नहीं, राव इंद्रजीत सिंह भी तो कहीं ना कहीं बावल में भी उनकी डाउन स्थिति रही, अब रेवाड़ी में भी रही, उनके जो गृह क्षेत्र है रेवाड़ी, उसमें भी स्थिति कहीं ना कहीं इतनी मजबूत नहीं दिखाई दी जितना कि उनको कद्दावर नेता बताया जाता। उसका क्या वजह मानते हैं आप? उसका वजह ये नहीं कि राव साहब की सरकार में ना कोई बहुत ज्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। राव साहब के ना काम जी। हुए, ना कोई ज्यादा वो प्रभाव दिखा पाए। दूसरा ये था कि वो भारत सरकार में थे तो वहां भी कोई फुल फ्लेज मंत्री नहीं थे, तो उनका कोई ज्यादा वर्चस्व यहाँ नजर नहीं आया। हालांकि एक एम्स का जो मामला था वो भी काफी राव साहब के अथक प्रयास रहे, तो वो उसको तो खैर वो सिरे चढ़ा पाए इस सरकार में। और काफी बड़ी परियोजनाएं थी जिनको वो सिरे तो चढ़ा पाए, लेकिन वो आम जनता का वहां तक निगाह नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जो जनता के छोटे काम होते हैं, जिनसे जनता के सीधे सरोकार होते हैं, वो काम भी राव साहब नहीं करा पाए। और चूंकि राव साहब का प्रभाव भी इस सरकार में ज्यादा नहीं रहा, सरकार इग्नोरेंस ही करती रही उनकी ज्यादा। शर्मा जी, तो एक राव साहब, कंक्लूड कर लेते हैं अब। जिस बावल में जी जी, जी बताइए। अब बताइए। बावल में कांग्रेस भारी या भाजपा, कंक्लूड कर देते हैं इसको। नहीं, भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, भाजपा के विरोध में पलड़ा भारी है। भाजपा के विरोध में पलड़ा भारी है, और वो भाजपा के विरोध में अगर कोई अल्टरनेट है तो आज की तारीख में कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विकल्प के तौर पर सीधा कांग्रेस को वोट किया, यहाँ पर भी वही स्थिति रिपीट अब होती वही हुई है, दिखाई अगर देगी। लोग ना चाहते हुए भी कांग्रेस को वोट कर देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी से खिन्न हो गया, जी भाजपा को वोट नहीं करना चाहता, उसके पास विकल्प यही बचता है कि वो कांग्रेस को वोट करेगा, और रास्ता ही नहीं है। जी। अब प्रीतम सिंह, जब प्रीतम सिंह जी से भी ले लेते हैं फाइनल कमेंट, क्या आप किस तरह से देखते हैं कि भाजपा भारी या कांग्रेस बावल की स्थिति की बात करें? देखो, अभी आप उमेश भाई साहब बता रहे थे कि राजा जी का अपमान हुआ। भाई कैबिनेट मंत्री नहीं मिले, सबको सब चाहते थे कि भाई उनका देश जो में सांसद- रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने राज्य मंत्री का। इतने सीनियर नेता आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाते, हाँ, देखो, जूनियर को आप यहाँ- कैबिनेट बना देते हैं। यहाँ के लोग भी चाह रहे जाहिर थे, सी बात है, लोग यहाँ के लोग तो नाराज होंगे। यहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि भाई राव इंद्रजीत को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, नहीं बनाया। तो क्या अब राव इंद्रजीत भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाएंगे? बात लोगों की नाराजगी तो है ना, वो नहीं छोड़ रहे, बीजेपी में रहते हैं, अगर- नाराजगी तो कहीं ना कहीं लोग जाहिर करेंगे ना अपनी। अगर राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में ही रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बावल, कौसनी, पटौदी, अटेली, इस तरह की जो विधानसभा उनके जिम्मे आती है, तो उनका जिम्मा है ना कि उनको जिताएंगे। अभी तो चुनाव के बाद पता नहीं बहुत समीकरण बदलते हैं। अपने नेता को आज मजबूत होता देखना चाहते हैं लोग, मजबूत ना करने की वजह से उनको कमजोर कर दिया, तो कहीं अब अगर चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए विधानसभा चुनाव में, तो और भी ज्यादा फिर मजबूत कहाँ से होंगे? तो अभी तो चुनाव शुरू ठीक ढंग से हुआ नहीं है। जब उम्मीदवार जब आ जाएंगे मैदान में, भाजपा, कांग्रेस, इनेलो या दूसरी पार्टियों के, उसके बाद चुनाव ठीक ढंग से हमें आएगा। उसके बाद ही ये कह सकेंगे कि कौन मजबूत है, कौन खराब है। आज के दिन जैसे लोगों में रोष है, तो कांग्रेस की हवा, मतलब कांग्रेस थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन असली जो बात आएगी वो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के बाद आएगी। जैसे चुनाव नजदीक पहुंचेगा स्थिति, हाँ, उसके बाद क्लियर होगी। आज तो लोग विरोध कर रहे हैं भाजपा को, मजदूर, कर्मचारी, किसान, व्यापारी सभी विरोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर, उम्मीदवार पर, पार्टी पर, अपने नेता पर लड़ा जाता है। और अहिरवाल का चुनाव हर बार हर बार अलग रहता है। पिछले चुनाव में राव इंद्रजीत की नाराजगी थी डॉक्टर बनवारी लाल के प्रति। राव इंद्रजीत के जो समर्थक थे, खोल क्षेत्र के लोगों ने पंचायत भी की थी कि उस वोट नहीं देंगे।
बावल में भी पंचायत हुई थी, भाजपा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी पंचायत की थी, अच्छी खासी पंचायत हुई थी कि वोट नहीं। जब उनको उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, जब वो चुनाव मैदान में आए तो राव इंद्रजीत का ही तो श्रेय था उनको जिताने का, उन्होंने तो उसको जिताया था। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनवारी लाल को तीसरी बार टिकट भी मिल जाएंगे और जीत भी जाएंगे, चुनाव अभी समय लगेगा। तो अब उम्मीदवार भी डिपेंड करता है कि राव साहब किस को सपोर्ट करते हैं, राव साहब को उम्मीदवार कौन आता है। ये निश्चित बात है कि राव इंद्रजीत का जो रोल है बावल विधानसभा में, दक्षिण हरियाणा की बात हाँ, करें। दक्षिण विधानसभा हरियाणा में महत्वपूर्ण रोल होगा। तो अभी तो सारा ये एकदम ये कहना कि भाई भाजपा जीत गई या कांग्रेस जीत गई कुछ नहीं कह सकते, पर अभी चुनाव में टाइम है, उम्मीदवार आने के बाद ही सब कुछ क्लियर कहा जा सकता है। देखिए, ये थे आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान महेश शर्मा जी, जिन्होंने लगातार बेबाकी से अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं बावल ही नहीं पूरे हरियाणा को के जो परसेप्शन है, कहीं ना कहीं जो आज एक माहौल है उस पर उसको बताया कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ आखिर जो नीतियां थी, उनकी जो कर्मचारी विरोधी नीतियां थी, तमाम इस तरह की जो बातें थी उन्होंने स्पष्ट रूप से रखी और उसका खामियाजा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आखिर क्या होगा, क्योंकि अभी 1.5 महीने का करीब समय बाकी है, तमाम तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से राव इंद्रजीत के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में राव इंद्रजीत का रुख काफी निर्भर करेगा आखिर उनका रुख क्या रहता है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा से 2 बार पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और उसका असर यह हुआ कि 2 बार भाजपा ने हरियाणा में सरकार भी बनाई। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल है, क्योंकि राव की नाराजगी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों में देखी जा रही है कि जिस तरह से वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, लोगों क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र अपने नेता को कहीं ना कहीं मजबूत होता देखना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसका असर क्या रहेगा, कैसे कि उसका रिजल्ट आएगा, आने वाले समय में देखना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।